कर दी। चलिए भाई, शुरुआत करते हैं बच्चे आज के सेशन की हमारी। और आज के सेशन के अंदर जो यूनिट हम जिसको स्टार्ट करेंगे उसका नाम होगा सर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन या आप उसको कह सकते हैं बच्चे विकास के नाम से कह सकते हैं। भारती वेरी गुड मॉर्निंग, बबीता वेरी गुड मॉर्निंग, शुभ वेरी गुड मॉर्निंग भाई। ये सर आज फर्स्ट डे है। ओके बच्चे, जय कुमार अभी देखिए क्लास स्टार्ट हो रही होगी जय, ठीक है। अभी लैग नहीं करेगी क्योंकि आपके मोबाइल के अंदर उतनी ज़्यादा क्षमता नहीं है हाई, बहुत ज़्यादा हाई डेफिनेशन क्वालिटी को चला दे, तो मैंने क्वालिटी थोड़ी कम कर दी है जो आपके मोबाइल भी सपोर्ट कर लेगा। चलो भाई, किया जाए हमारे द्वारा शुरू इवोल्यूशन या विकास के नाम से जिसको जानेंगे। पहले भी कह चुका हूँ, फिर से एक बात कहता हूँ, जो बच्चों ने नया बैच ज्वाइन किया वो बच्चे पहले जो हो चुका है उसको कवर करें, डायरेक्टली लाइव क्लास में ना आए तो ज़्यादा बेटर है। बाकी आपको लगता है आपकी क्षमता जितनी है उसके हिसाब से आप लोग कर सकते हो। देखो भाई, इवोल्यूशन या विकास के नाम से हम लोग कहेंगे, विकास के नाम से मतलब है कि आपने एक छोटी सी बात सुनी होगी कि भाई बंदर से हमारा विकास हुआ है, हम मानव बने हैं। तो यही विकास, ये बंदर से हम मानव कैसे बन गए, ऐसा कहते हैं ना सिंपली। आपकी लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो बंदर से हम मानव बने हैं तो कुछ ना कुछ तो इवोल्यूशन, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट, कुछ विकास हुआ होगा हमारे अंदर। तो वही चीज़ हमें पढ़ना है। शुरुआत कहाँ से हुई थी इस विकास, इस इवोल्यूशन के विषय में, किस किस साइंटिस्ट ने हमें क्या विचार दिए, लेमार्क, डार्विन, इन सबको आपने पढ़ा होगा। लेकिन इनसे पहले भी बहुत सारे व्यक्ति ऐसे थे, हो सकता है लेमार्क, डार्विन इनके दादा होंगे। शुरुआत तो वहाँ से हुई होगी। कोई भी व्यक्ति अपनी पीढ़ी के अंदर पहला व्यक्ति वैज्ञानिक बहुत कम बनता है। कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के वैज्ञानिक बनने के पीछे उसकी पिछली पीढ़ियों के अंदर जो फादर हैं या ग्रैंडफादर हैं, उन सभी के विचारों का कंट्रीब्यूशन होता है, उनका योगदान होता है, तब जाकर कोई व्यक्ति अपनी पीढ़ी में कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक या बहुत बड़ा विचारकर्ता बनता है, थिंकर बनता है। ऐसे यहाँ पर भी हैं। हम लोग सारी बातों को करेंगे शुरू से लेकर के बच्चे लास्ट तक की जितनी भी चीज़ें हैं, सब बातों को बेहतर तरीके से समझा जाएगा। तो इवोल्यूशन, एमर्जेंस ऑफ इवोल्यूशनरी थॉट्स, ये विकास से संबंधित जो विचार है ना, जो विचार हैं, इन विकास से जो विचार हैं बच्चे, इन विचारों का उत्थान, इन विचारों का एमर्जेंस यानी उत्थान यानी शुरुआत बच्चे कहाँ से हुई है, वो सारी चीज़ें हम लोगों को जानना है। ठीक है, क्लियर है बात आप सभी की? ठीक है सर, शुरुआत करें। तो पहले जानते हैं सर, ये इवोल्यूशन जो बार बार हम लोग टर्म एक यहाँ पर पुकार रहे हैं, ये क्या चीज़ है? देखो भाई, इवोल्यूशन है ना, वह बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें ऑर्गेनिजम्स समय के साथ जो चेंज होते हैं और नई स्पीसीज डेवलप होती हैं। भाई बंदर एक स्पीसीज थी, बंदर की एक स्पीसीज थी, समय के साथ उसमें परिवर्तन होकर के और एक नई स्पीसीज बन गई। हो सकता है बंदर जैसी बहुत सारी स्पीसीज बन जाए, मानव बन जाए। तो यही जो प्रोसेस होती है ना मेरे भाई, ठीक है, यही जो हमारी प्रक्रिया, इसको हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं कि एक स्पीसीज के अंदर लगातार समय के साथ परिवर्तन आते जाए, परिवर्तन आते आते एक नई स्पीसीज का विकास हो जाए, तो वही हमारा होता है। बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो जिनका एंसेस्टर एक ही था। मतलब मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म के 4 बच्चे हुए, 4 बच्चों में से एक बच्चा चला गया अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे, एक चला गया आपका नॉर्थ अमेरिका पे, एक चला गया अंटार्कटिका पे। तो बच्चे जो जहाँ पे गए ना, अपनी बॉडी के अंदर वो ऐसे परिवर्तन करेंगे। किसी की जो चोंच है, पक्षियों में अगर पक्षी हैं तो किसी की चोंच लंबी हो जाएगी, ठीक है। किसी को तैरने के लिए उसके जो पैर हैं, उन पैरों के अंदर तैरने में सहायक कुछ ऐसे सिस्टम बदलाव आएंगे कि उनको तैरने में सहायता मिलेगी। कुछ ऐसे हैं जहाँ पे पानी की कमी है तो पानी, गहराई से भी पानी पीने के लिए उनकी चोंच में ऐसे परिवर्तन होंगे। कुछ जगह पे जहाँ पे इंसेक्ट ज़्यादा हैं तो इंसेक्ट को खाते खाते उनकी चोंच ऐसी हो जाएगी कि इंसेक्ट को पकड़ने में माहिर होंगे। तो ऐसे परिवर्तन एनवायरनमेंट भी कर सकता है, हमारे जेनेटिकली भी हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हैं। अब ये कारण आपको वैज्ञानिकों ने कैसे दिए, किस सीक्वेंस में दिए, उन सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर समझना है। पूरा A to Z बच्चे जितनी डिटेल्स हो सकती हैं किसी भी कंसेप्ट के बारे में, फिलहाल इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है सर। अब इवोल्यूशनरी बायोलॉजी जो है ना बच्चे, यानी बायोलॉजी की वो ब्रांच, वो शाखा जो हमें यह समझाने का प्रयास करती है कि हमारी लाइफ कैसे डाइवर्सिफाई हुई। मतलब पहले कुछ ही प्रकार के ऑर्गेनिज्म थे, उनसे आज इतनी वैरायटी के ऑर्गेनिज्म
कैसे बने बच्चे, ये आप सभी के लिए हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सो करें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अभी ध्यान दो, बेसिक कमेंट तुम नहीं भी करोगे कोई एक्स्ट्रा तो कोई मतलब दिक्कत नहीं है, समझने पे ज़्यादा ध्यान दो, पहले जो पढ़ा है उसको अपने मस्तिष्क में रखो, यहाँ से चीज़ें बनाओ। स्पीसीज कैसे उत्पन्न हुई, लाइफ डाइवर्सिफाई कैसे हुई, एडेप्टेशन कैसे डेवलप हुआ। एडेप्टेशन का मतलब होता है कि हम जिस भी एनवायरनमेंट में रहते हैं उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढालते हैं, अपने आप को हम ढालने के लिए कुछ परिवर्तन लाते हैं अपने अंदर, वो हमने कैसे किए बच्चे। इवोल्यूशन मॉडर्न बायोलॉजी का सबसे सेंट्रल कंसेप्ट है जो ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन, उनकी डाइवर्सिटी, उनके रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। मतलब इवोल्यूशन के अंदर मेनली आप जानते हो कोई स्पीसीज की शुरुआत कहाँ से हुई, उसकी और कितनी वैरायटी हैं, या फिर बच्चे उन सारी वैरायटी के बीच में रिलेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। सबसे पहली बात है सर अर्ली इवोल्यूशन थॉट। भाई जब तक हमारे पास ये इवोल्यूशन के विषय में, विकास के विषय में आज जो हमारे पास साइंटिफिक थ्योरियां हैं, इन साइंटिफिक थ्योरी से पहले हम लोग क्या सोचते थे, एक बार उनको जान लिया जाए कि भाई हमारे पास में क्या उन सारी चीज़ों को माना जाता था। देखिए जो हमारा प्रारंभिक समय था उसमें यह माना जाता था कि जो स्पीसीज है ना वो फिक्स्ड और बच्चे इम्यूटेबल हैं। मतलब इसका मतलब है कि हमेशा से उसी रूप में मौजूद हैं और उनमें कोई चेंज नहीं होता। इस विचार को हम लोग फिक्सिसिटी ऑफ स्पीसीज कहते थे। जब तक हमारे पास इवोल्यूशन यानी स्पीसीज के अंदर जो परिवर्तन के बारे में बताने वाली थ्योरी जब तक नहीं आई थी, तब तक हम सबका एक ही विचार था कि भाई जितने भी जीव आज है ना पृथ्वी पे, वो सारे शुरू से ऐसे ही हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता। ये थ्योरी पहले प्रचलित थी। किसी को ये नहीं पता था कि भाई आज इस कैटेगरी स्पीसीज का जो बर्ड है, जो पक्षी है, उसकी चोंच लंबी है, तो ऐसा कोई नहीं बोलता था कि पहले छोटी भी रही होगी। सिर्फ ये सोचते थे सारे के सारे कि भाई ये हमेशा से ऐसा है, कभी इसके अंदर कोई चेंज दूसरी प्रकार की चीज नहीं रही होगी। बच्चे समझ में आ गई बात। तो ये था आपका अर्ली थॉट इवोल्यूशन का। इसको हम फिक्सिसिटी ऑफ स्पीसीज बोल देते। इस थ्योरी को याद रखना, हो सकता है कभी आपसे भी ये बात जान ली जाए। अब बच्चे इसके जस्ट बाद आपको देखना है जो हमारा इवोल्यूशन है ना उसके ऊपर इन्फ्लुएंस यानी कि सर हम लोग कह सकते हैं उसके ऊपर प्रभाव किसका, उसके ऊपर प्रभाव रिलीजन और फिलोसॉफी का। रिलीजन यानी क्या सर, इवोल्यूशन के ऊपर कोई धर्म का, और फिलोसॉफी यानी कि सर दर्शन शास्त्र का कोई असर पड़ता है। अब कहोगे सर ये कहाँ से आ गए हमारे पास, ये भी है बच्चे, ध्यान देना कि सर आज हम जो इवोल्यूशन की बातें करते हैं या पहले इवोल्यूशन की बातें होती थी, सर क्या उन बातों के अंदर, उन थ्योरियों के अंदर धर्म का भी कोई प्रभाव था कि धर्म के कारण ऐसा लोग मानते थे, या फिलोसॉफी दर्शन शास्त्र या फिलोसफी क्या होता है एक्चुअली में। दर्शन शास्त्र वो सब्जेक्ट है, वो विषय होता है जिसमें ऐसे विचार दिए जाते हैं जिससे हमारा जीवन आसान बनता है ना। जैसे अरिस्टोटल का नाम सुना होगा, प्लेटो का नाम सुना होगा, सुकरात का नाम सुना होगा, ओशो का नाम सुना होगा, है ना, जद्दू का नाम सुना होगा आपने, बहुत सारे हैं, कृष्णमूर्ति जी, बहुत सारे हैं, इनका नाम सुने होंगे, है ना। जिसको लगता है कि सामान्य जीवन हमारा कैसे बेहतर हो, सामान्य जीवन में हम कैसे अपने आप को खुश रख सके, तो ओशो को सुनो। और जो लोग उससे भी ऊपर उठ चुके हैं, जो कि इन बातों से उनको कोई असर नहीं पड़ रहा, तो फिर आप जे कृष्णमूर्ति को पढ़ो। आपकी जीने मरने की इच्छाएं सारी साइड हो जाएंगी और जीवन आपका एक नई दिशा ले लेगा जिस दिन आप जे कृष्णमूर्ति को पढ़ना शुरू कर दोगे। लेकिन जे कृष्णमूर्ति केवल उन्हीं के लिए हैं जो अपने जीवन में संघर्ष करके थक चुके हैं, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सारे एक्सपीरियंस, अनुभव ले चुके हैं। बिगिनर्स के लिए नहीं है, बिगिनर्स मत खरीदना, नहीं तो पढ़ भी नहीं पाओगे, समझ में भी नहीं आएगा वो कहना क्या चाह रहे हैं। बट जिनको लगता है कि यार जीवन में बहुत देख लिया, दुनिया सब बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ बनाती है, अब कुछ नया सीखना, तो जे कृष्णमूर्ति पढ़ो। दुनिया में रह करके चीज़ों को देखना है, ओशो को पढ़ो, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें सारे फिलोसोफर हैं, दर्शन शास्त्री हैं बच्चे। तो क्या ये फिलोसोफर्स का या रिलीजियस जो हमारे कल्चर है उनका क्या इवोल्यूशन में कोई असर है? देखो पीछे जो हमारा एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर थे ना जो, और जो हमारी धार्मिक मान्यताओं थी, उनका क्या मानना था, उनका क्या मानना था बताओ बच्चे जरा। जो हमारी एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर थे या फिर जो हमारी पुरानी धार्मिक मान्यताएं थी बच्चे, उनका क्या मानना था? उनका मानना था
कि भी सभी ऑर्गेनिज्म जो है ना वो डिवाइन क्रिएशन है। उन्होंने कहा भाई जितने भी जीव आज है ना धरती पे सारे डिवाइन, मतलब किसी परम शक्ति ने बनाए हैं उनको, जिसको आप लोग भगवान वगैरह का नाम देते हो, और उनमें परिवर्तन संभव नहीं है। ये बात किसके आधार पे पहले प्रचलित थी? ये रिलीजन और फिलोसॉफी के आधार पे। अरिस्टोटल ने स्केल नेचर ये कंसेप्ट दिया जिसमें ऑर्गेनिजम्स को सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्डर में अरेंज किया गया था, लेकिन इसमें इवोल्यूशन का कंसेप्ट नहीं दिया। अरिस्टोटल ने कंसेप्ट दिया भाई आपका स्केल नेचुराई बोलते वैसे। इसमें क्या कंसेप्ट दिया इन्होंने? कहा भाई कुछ ऑर्गेनिज्म सिंपल हैं, उनकी बॉडी की जो संरचना है बहुत सरल है, बोला कुछ जटिल भी हैं, कुछ मीडियम है। तो उन्होंने एक सीक्वेंस में अरेंज किया, बोला देखो ये सिंपल है, ये सिंपल है, ये सिंपल, ये मीडियम है, ये इनकी संरचना बहुत जटिल है, इनके पास बहुत सारी क्षमताएं हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि भाई जो ऑर्गेनिज्म पहले सिंपल था वही आगे चल के कॉम्प्लेक्स बना होगा। इन्होंने कुछ विचार ऐसा नहीं दिया। ठीक है सर, ठीक है। लेकिन इसके बाद में फिर एक ऑब्जर्वेशन ऐसी कौन सी ऐसी ऑब्जर्वेशन थी जिसने चैलेंज किया फिक्सिसिटी को? मतलब यहाँ तक जो अरिस्टोटल तक यही कंसेप्ट था कि भाई सब फिक्स है, फिक्सिसिटी वाला कंसेप्ट माना जाता था, धर्म के आधार पे भी वही चीज मानी जाती थी, फिलोसफी ने वही कहा कि सब फिक्स है भाई, कोई सिंपल है कोई जटिल है। ठीक है भाई। अब धीरे धीरे बच्चे क्या हुआ, जो नेचुरलिस्ट है ना, जो प्रकृतिवादी हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट के अनुसार बदल सकते हैं, डिफरेंट रीजन में ऑर्गेनिजम्स अलग दिखाई देते हैं, फॉसिल्स एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इन ऑब्जर्वेशन ने इवोल्यूशनरी थिंकिंग को जन्म दिया। क्या मतलब हुआ? इन्होंने कहा यहाँ पर कुछ नेचुरलिस्ट, मतलब कुछ प्रकृतिवादी जो प्रकृति के ऊपर ही अपना रिसर्च करते थे, उसी के ऊपर ऑब्जर्वेशन करते थे, उन्होंने कहा भाई सुनो, जो ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरनमेंट में है ना वो उसके हिसाब से अपने आप को बदल सकता है। भाई मन में विचार, मन में थॉट आया होगा उनके, हो सकता है खुद को देख के आया होगा कि भाई हम ठंडे स्थान पे जाते हैं तो हम अपना जीवनचर्या कैसी कर लेते हैं। भाई पहाड़ों पे रहने वाले, पहाड़ों के आसपास रहने वाले व्यक्ति हैं, हो सकता है कि उनके पैर उतने, उनकी पैर की स्ट्रक्चर, उनकी मसल्स के अरेंजमेंट हमसे थोड़ी अलग हो, ताकि उनको ऊंचाई वाले स्थान पर, उनको जीवन के 80 साल 70 साल जीवन जीते हैं तो उतने साल लगा तो ऊंचाई पे चढ़ना और उतरना पड़ता है। और हम समतल भूमि वाले हैं, हमारे पैरों के अंदर कुछ मसल्स के अरेंजमेंट क्या पता अलग हो सकता है कि पहाड़ों पे जो व्यक्ति आज रहते हैं वो समय के हजारों लाखों वर्ष के बाद में हो सकता है कि उनके पैर आपके डिफरेंटली ही हमसे अलग हो जाएं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो बोला जो जैसे एनवायरनमेंट में रहता है वैसे ही अपने आप को क्या करता है, चेंज करता है। तो इसलिए अलग अलग रीजन में जो जीव रहते हैं ना वो अलग अलग दिखाई देते हैं। ठीक है। फॉसिल्स एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इन ऑब्जर्वेशन ने, इवोल्यूशन ने, ये फॉसिल्स वाली बात पे थोड़ी देर टाइम बाद आऊंगा, अभी फॉसिल्स वाली बात को बीच में नहीं करेंगे हम, थोड़ा टाइम बाद इस पे मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे इसने ये कहा है कि फॉसिल्स का मतलब जो जीवों के अंश आज हैं पृथ्वी के ऊपर, वो आपके एक्सटिंक्ट यानी जो विलुप्त हो चुके हैं उन जीवों को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्होंने कहा कि भी कुछ जीव ऐसे हैं जो आज विलुप्त ही हो चुके हैं, लेकिन उनके फॉसिल्स, उनके अवशेष अभी भी मिट्टी के अंदर हैं। तो अवशेषों से चेक करोगे तो उनके अंदर आपको वैरायटी मिलेगी, वो किसी और प्रकार के मिलेंगे, और आज हम लोग जो जीव हैं अलग प्रकार के हैं। बहुत सारे आपको ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसी वैरायटी मिलेगी। तो ये चीज जो बच्चे हैं आपकी, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अल्टीमेटली जो विचार यहाँ पर आए, तो इन्होंने एक हमें ये सोचने मजबूर किया कि यार क्या सच में हम हमारे अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखो बच्चे, एक बात समझना भाई, मैं अगर टीचर हूं और मैंने अपने जीवन काल के अंदर जो जो परिवर्तन किए, मैंने किताबों के ऊपर अपना दिमाग बहुत लगाया, मैंने रिसर्च में बहुत काम किया, मैंने बच्चों से डीलिंग बहुत करी, तो ज़्यादातर चांस है कि मेरे बच्चे जो होंगे उनके अंदर ये क्वालिटियाँ इनबिल्ट होंगी। मेरे बच्चों के अंदर ये क्वालिटी इनबिल्ट होंगी। कोई व्यक्ति जिम करता है, पहलवानी करता है, तो आप देखना बॉडी का स्ट्रक्चर उसके बच्चों का मेरे बच्चों से ज़्यादा बेटर होगा, मानसिक तौर पर मेरे बच्चे उससे ज़्यादा बेटर होने के चांसेस हैं। कुछ जेनेटिकली बहुत सारे कंसेप्ट है, कुछ अप डाउन हो जाए अलग बात है, नॉर्मली ऐसा ही होता है। ये चीज़ कैसे होता है, कुछ मैंने जो परिवर्तन अपने जीवन में किए मैंने बच्चों को दिए, मतलब जनरेशन के साथ साथ हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं, हम लोग विकास कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से कंसेप्ट आया कि भाई हाँ ऐसा कुछ है। अब देखो भाई, सबसे पहले किसने क्या विचार दिया?
अभी हम लोग आपके लेमार्क और डार्विन पे नहीं आए हैं, वो तो साइंटिफिक अप्रोच है, वो तो हमारी बहुत मॉडर्न मान सकते हो आप। उनसे पहले जब डार्विन, लेमार्क वगैरह ने आपको इवोल्यूशन के विषय में बताया ना, तो वो तो बहुत बाद की चीज़ है। उनके अंदर ये विचार आए कहाँ से? तो उससे पहले कुछ अर्ली आपके पास में ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अर्ली ऐसे थॉट दिए। उन थॉट्स के आधार पे उन्होंने सोचना शुरू किया, तब जाकर के ऐसे विचार उनके मन में आए होंगे। तो वही देखते हैं बच्चे, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन ऑफ अर्ली थिंकर्स। जो पुराने सबसे पहले जिन लोगों ने इस चीज के ऊपर सोच विचार किया, एक बार उनका कंट्रीब्यूशन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, उनका कंट्रीब्यूशन हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है सर। बड़े सबसे पहले थे आपके पास में बच्चे जॉर्ज लुइस लेक्लर्क। ठीक है, बफन भी बोलते हैं इनको। इन्होंने सजेस्ट किया कि भी जो स्पीसीज है ना, वो अपने एनवायरमेंटल चेंज के कारण मॉडिफाई हो सकती हैं। ये बहुत पुरानी बातें हैं इन लोगों की, आज की नहीं है। इन्होंने जस्ट सोच समझ के बस एक आइडिया दे दिया, बोला भाई एनवायरमेंट में परिवर्तन होता है तो ऑर्गेनिजम्स भी अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। उन्होंने कंपैरेटिव एनाटॉमी और बायोजियोग्राफी पर कार्य किया। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके आसपास का क्लाइमेट और उसके कंपैरिजन में उस ऑर्गेनिज्म की एनाटॉमी, उसके शरीर की बनावट, उसके स्ट्रक्चर, इस चीज के ऊपर काम किया कि भाई कैसे एनवायरनमेंट बदलता है तो किस प्रकार से हमारी एनाटॉमी, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर में परिवर्तन आता है। लंबे लोग पहाड़ों के आसपास नहीं पाए जाते हैं, कम हाइट के लोग पाए जाते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनका लंबे लोगों की तुलना में ज़्यादा अच्छे से बैलेंस हो पाता है। ये भी एक इवोल्यूशन ही हुआ है। हो सकता है वो भी पहले यहाँ रहते हों, फिर वहाँ गए, या फिर वहाँ के लोग जो यहाँ आ गए वो लंबे हो जाते हों। कई फैक्टर है बच्चे, ये अभी थिंकिंग बेस्ड काम चल रहा है। अभी आप एक ही कंसेप्ट में सारी चीज़ें मत लगा देना कि सर हमने तो ये पढ़ा है कि जीन्स, जेनेटिक्स में ऐसा होता है, जीन्स किसी के मदर फादर कम हाइट के हैं तो बच्चा भी वही होगा। आप अपने कंसेप्ट मत लगाना यहाँ, वो चीज़ें आपको अभी बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करने बाकी हैं। इन्होंने विचार दिया कि भाई एनवायरनमेंट के हिसाब से मॉडिफिकेशन होता है, सीधी सी बात है। फिर बच्चे एरास्मस डार्विन, ये डार्विन वो नहीं जिसको आप आज पढ़ते हो, ये चार्ल्स डार्विन जिसको तुम आज पढ़ते हो ना, उसके ग्रैंडफादर थे, है ना। उन्होंने प्रपोज किया था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हो सकते हैं। उन्होंने कहा था भाई ऐसा भी हो सकता है कि आज हम लोग जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना, हम जितने भी जीव हैं, हो सकता है कि हम सारे, हमारा पूर्वज एक ही हो। वैसे अगर तुम आज साइंटिफिकली पढ़ोगे तो साइंटिफिकली जेनेटिक्स में जो तुम पढ़ोगे तो तुम यही पढ़ते हो कि भाई हम हो चाहे कोई भी हो, सब के सब एक बैक्टीरिया जैसा एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म था, सब के सब उससे बने हैं। हम सब का वही एक कॉमन एंसेस्टर है। यानी हमारा पूर्वज कभी ना कभी एक बैक्टीरिया जैसा बिल्कुल सिंपल एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म था। उससे डेवलपमेंट होते 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 विकास होते होते हम लोग यहाँ तक आज पहुँचे हैं। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये चीज़ इन्होंने बताई आपको। फिर बच्चे जेम्स हटन, इनको ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो आप। इन्होंने ग्रेजुअलिज्म कंसेप्ट दिया। यानी क्या कि अर्थ जो है वो धीरे धीरे लंबे जियोलॉजिकल टाइम से, बहुत बड़े आपके ज्योग्राफिकल टाइम से परिवर्तित हो रही है। इससे यह आइडिया मिला कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के लिए भी बहुत लंबा समय उपलब्ध है। इस भाई हट्टन ने कहा कि पृथ्वी बहुत लाखों वर्षों से धीरे धीरे अपने आप में परिवर्तित कर रही है। तो फिर आइडिया मिला, बोला भाई इसका हिसाब से तो फिर जब लाखों वर्ष से अर्थ है तो अर्थ के ऊपर जो ऑर्गेनिज्म है वो भी लाखों करोड़ों वर्षों से हैं। तो फिर मैं भाई हो सकता है कि लाखों करोड़ों वर्षों से हैं तो वो भी अपने अंदर लगातार 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 परिवर्तन, लगातार चेंज लाते आ रहे हैं। फिर बच्चे ऐसे चार्ल्स लेल ने, इन्होंने यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म कंसेप्ट ये दिया बच्चे। इन्होंने कहा कि जो प्रेजेंट हमारे जियोलॉजिकल प्रोसेस है ना, पास्ट में भी इसी प्रकार कार्य करते थे। डार्विन पर इनका गहरा प्रभाव पड़ा। मतलब क्या कहा इन्होंने यूनिफॉर्मिटी कहा मेरे भाई। यूनिफॉर्मिटी ये कहा कि आज आपकी जो जो जियोलॉजिकल प्रोसेस हैं, चाहे बायोलॉजिकल प्रोसेस है, अर्थ से रिलेटेड कोई प्रक्रिया है या हमारे ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कोई प्रक्रिया, आज हम जैसे जैसे प्रोसेस कर रहे हैं, आज हम अगर विकसित हो रहे हैं चाहे नहीं हो रहे हैं, भाई जो भी है शुरू से ऐसा ही चल रहा है, पास्ट में भी ऐसा ही है। तो डार्विन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। बोला भाई बात तो सही है, लॉजिक तो सही निकाला।
जब आज हम परिवर्तन कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि हमने विचार देखे, कुछ लोगों ने दे चुके थे कि भाई हम परिवर्तित तो कर रहे हैं, बोले आज करें तो पहले भी करते रहे होंगे, तो सोचो करोड़ों वर्षों में हमने कितना परिवर्तन किया होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने इवोल्यूशन तो किया है, हम विकास तो करते आ रहे हैं बच्चे। ठीक है, अब यहां से फिर शुरू हुई अपनी, ये तो थे अर्ली क्वेश्चंस। कैसे आते हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जब कंसेप्ट सीखते हो तो शानदार तरीके से सीखो, ताकि जब फिर एमसीक्यू हम प्रैक्टिस करें तो आप लोग बेहतर तरीके से उनको लगा सको। यहाँ एमसीक्यू की टेंशन मत लेना, जब एमसीक्यू करो तो कंसेप्ट की टेंशन मत लेना, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं और हम भी अलग अलग तरीके से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लेमार्किज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत सारी बातें आपको जाननी है इसके विषय में। ठीक है, चलिए भाई, तो पानी पी लिया मैंने, अब बढ़ते हैं लेमार्किज्म के ऊपर। लेमार्कवाद जिसको आप लोग कहते हो हिंदी में, इस भाई साहब ने क्या कहा देखो जरा। इसको हम लोग थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर भी कहते हैं, यानी हिंदी में आप ऐसा बोल सकते हो, उपार्जित लक्षणों की उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ठीक है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं सर। क्लियर हुई बात? जस्ट अ सेकेंड। यस, सुने ना, वेरी गुड मॉर्निंग भाई कृपाल, वेरी गुड मॉर्निंग भारती, ओके भाई, ठीक है। शुभ फिर से आ गए, इसे ही डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। मतलब भाई साहब ये यहीं पर ये बात क्लियर करके मानेंगे कि सर इसे ही डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। अभी तुम रुक के बस सुनो, ये डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी पढ़ोगे, अभी बीच बीच में मत कूदो, शांति से बैठ के तुम तो सुनो मुझे बस, ठीक है। अगर हर बच्चा अपने अपने टॉपिक पे कूदने लगा तो तुम्हारे अननेसेसरी ही डाउट बहुत सारे बातें हो जाएंगी, फिर कमेंट सेक्शन भर जाएगा फालतू में। अब तो सुनो, जब समय आएगा ना तब आप लोगों से बहुत सारी वार्तालाप बातें करूंगा, बहुत सारी चीज़ें पूछूंगा और आपको बताऊंगा। अभी तो शुरू होने दो पहले तुम यूनिट को अपनी, अभी तो हम बेस बना रहे यूनिट का कि ऐसा कुछ होता है। सो देखो मैंने कहा ये जो लेमार्क ही पहली आई, मतलब पहला आप कह सकते हो जिसको हम लोग आज के अप्रोच में काउंट कर सकते हैं, आज से हमारे रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं। तो इसमें क्या था बच्चे, जीन बैप्टिस्टे लेमार्क, ये थे व्यक्ति जिन व्यक्ति ने ये कंसेप्ट, ये थ्योरी आप सभी को दी। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इवोल्यूशन की पहली सिस्टेमेटिक साइंटिफिक थ्योरी दी। भाई पीछे जो अभी तक गए ना, उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ थ्योरियों की शुरुआत करने के लिए कुछ विचार रखे, कुछ विचार रखे बच्चे, विचार रखे। तो अब क्या हुआ उसके बाद में, इन्होंने अब इवोल्यूशन की पहली सिस्टमेटिक साइंटिफिक थ्योरी इन्होंने दी वैज्ञानिक तौर पे, जो अब इसके बाद सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से थ्योरी आएंगे अपने पास में। उन्होंने ऑर्गेनिजम्स में ग्रेजुअल चेंज और एडेप्टेशन का कंसेप्ट प्रपोज किया। ग्रेजुअल चेंज यानी लगातार परिवर्तन, और एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करना, ये दो बातों का कंसेप्ट उन्होंने दिया। अभी दोनों को हम लोग पढ़ेंगे एक बार, क्या मेन आइडिया था इसके पीछे, एग्जाम्पल क्या था सर, एग्जाम्पल के साथ में इन चीज़ों को हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, आ जाओ फिर लेमार्किज्म पे आ जाओ। पहले इन्होंने क्या कहा भाई, लेमार्किज्म आपका वह इवोल्यूशनरी थ्योरी है, वो आपका विकास से संबंधित कंसेप्ट है, जिसके अनुसार पहली बात तो ये कि ऑर्गेनिज्म जो है ना, वो अपने एनवायरनमेंट के प्रभाव से अपने अंदर कुछ परिवर्तन लेकर के आता है ना, इसी को कहते हैं ग्रेजुअल चेंज। और ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं, ये जो उसने चीज़ों को जो परिवर्तन उसने किए हैं, ये अगली जनरेशन को इनहेरिट हो जाते हैं, ये परिवर्तन अगली जनरेशन में चले जाते हैं। इसी थ्योरी को थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट करने के लिए, वातावरण के अनुकूल बनाने के लिए क्या करता है, अपने अंदर
वो ग्रेजुअल चेंज करता है बच्चे। ग्रेजुअल चेंज करता है तो फिर उससे क्या होता है, ग्रेजुअल चेंज करने से फिर अगली जनरेशन जो उसके ऑफस्प्रिंग होंगे, जो बच्चे होंगे, वही गुण उसके अंदर चले जाते हैं। यही थ्योरी आपको लेमार्क ने दी कि पहले एनवायरनमेंट को देखा, हाँ भाई गर्मी ज़्यादा है तो मुझे अपने अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन लाने पड़ेंगे कि मुझे गर्मी का प्रभाव ज़्यादा ना हो। जो ले आया वो जिंदा बच गया, अगले बच्चे पैदा किए, बच्चों के अंदर जो गुण उसने अपने जीवन में लाए थे वही आगे चले गए। एग्जाम्पल से भी बताऊंगा, परफेक्ट अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेन आइडिया क्या था इस थ्योरी का, ऑर्गेनिजम्स अपनी लाइफ टाइम में एनवायरनमेंट के अनुसार मॉडिफिकेशन डेवलप करते हैं, और ये जो एक्वायर्ड मॉडिफिकेशन है ना, ये जो उन्होंने गुणों को जो प्राप्त किया है, तो अपने अंदर जो परिवर्तन किए, ये ऑफस्प्रिंग यानी बच्चों में ट्रांसमिट हो सकते हैं और कई जनरेशन के बाद नई स्पीसीज डेवलप हो सकती हैं। इन्होंने कहा भाई मैंने जो परिवर्तन किए वो परिवर्तन उनमें से कुछ मेरे बच्चों में चले गए, बच्चों ने उसको परिवर्तन को और ज़्यादा किया, उनमें चले गए, उनके बच्चों ने और ज़्यादा परिवर्तन किए और आगे, ऐसे करते करते परिवर्तन बढ़ते बढ़ते, और एक टाइम आएगा कि मेरे जो हो सकता है कि मेरी 100वीं 200वीं या 500वीं जनरेशन जो होगी ना, हो सकता है कि वो मेरे से अलग ही दिखने लग जाए, उसको अलग ही स्पीसीज काउंट कर लिया जाए, अलग ही जाति मान लिया जाए कि भाई तेरी जाति है ही नहीं, इतना चेंज कर ले, तो ऐसे एक नई जाति बन गई ना। तो ये इवोल्यूशन के बारे में इन्होंने कंसेप्ट दिया आपको, लेमार्क ने आपको दिया बच्चे इस समय पे। ओके सर, अब बच्चे लेमार्किज्म जो है ना, इसके पीछे मेन प्रिंसिपल क्या था। मेन प्रिंसिपल का मैं सीधा सा मतलब ये कह सकता हूं आपसे कि भाई लेमार्किज्म ने जो भी दावे किए, जो बातें आप सभी को बताई, उसके पीछे इन्होंने किस चीज को रीजन बताया, क्या कारण बताया कि ऐसे परिवर्तन क्यों हो रहे हैं। तो देखो भाई, मेन प्रिंसिपल्स ऑफ लेमार्किज्म में देखो, सबसे पहला है सर इंटरनल विटल फोर्सेज। इंटरनल विटल फोर्सेज, लेमार्क के अनुसार ऑर्गेनिजम्स में एक इंटरनल फोर्स होती है जो उन्हें अधिक कॉम्प्लेक्स बनने की दिशा में ड्राइव करती है, यानी सिंपल ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे जटिल ऑर्गेनिज्म में इवॉल्व होते हैं। पहला रीजन तो इन्होंने ये कहा कि भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना, उसके अंदर एक ऐसी ताकत है कि वो अपने आप को जटिल बनाने का कोशिश करता है, क्योंकि सिंपल ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना मुश्किल होता है। जितने आप जटिल होंगे, जितनी आपके अंदर ज़्यादा क्षमताएं होंगी, ज़्यादा अच्छे से अपने आप को अडेप्ट कर पाओगे, सर्वाइव कर पाओगे। बोला वही फोर्स आदमी को हमेशा आगे की तरफ धकेलती कि भाई तू और कॉम्प्लेक्स बना, अपने अंदर परिवर्तन लेके आ। दूसरा बोला ये परिवर्तन, दूसरा फैक्टर, दूसरा इसने क्या बताया कि मेन रीजन क्या है, वो है बोला इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, कि भाई एनवायरनमेंट जो है ना, वो ऑर्गेनिजम्स की नीड बदलता है। नए एनवायरनमेंट कंडीशन में नई हैबिट्स और नई अनुकूल उत्पन्न करनी है। मतलब जैसा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में अगर परिवर्तन आएगा, जैसे आज भी आ रहा है, आप सभी जानते हो, तो जैसे जैसे एनवायरनमेंट के अंदर परिवर्तन आता जाएगा तो वो व्यक्ति को, ऑर्गेनिज्म को बोलेगा कि भाई तुझे भी अगर मेरे एनवायरनमेंट में रहना है, तुझे अपनी हैबिट्स को और अपने जो अनुकूल आदतों को तुमने क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से ढालना पड़ेगा। तो इसलिए भी व्यक्ति के अंदर इवोल्यूशन आता है। तीसरा देखो सबसे खास बात है, ये रहा यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन्स, उपयोग और अनुपयोग के आधार पे बच्चे। बोला भाई और हमारी बॉडी में, भाई लेमार्क ने यही तो कहा कि हम अपने जीवन काल में क्या करते हैं, हम अपने जीवन काल में अपने शरीर के अंदर कुछ परिवर्तन लेकर के आते हैं। अब जब परिवर्तन हम ला रहे हैं, परिवर्तन हम लोग ला रहे हैं, क्या रीजन है, बोला एक तो तुम्हारे अंदर का फोर्स है, एक एनवायरनमेंट, तीसरा बोला तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम अंगों का उपयोग करते हो कि नहीं करते। जिस ऑर्गन का तुम अपने जीवन में अधिक यूज करोगे वो अधिक डेवलप और स्ट्रोंग हो जाएगा, और जिस ऑर्गन का तुम यूज नहीं करोगे वो धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएगा या अगली जनरेशन्स में वो डिसअपियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एक्वेटिक बर्ड्स में वेब्ड फिट कंटिन्यूस स्विमिंग के लिए कहाँ डेवलप हुए। भाई जो पानी में रहने वाले कुछ बर्ड्स हैं जो पानी के अंदर भी रहते हैं, पानी के अंदर अपने भोजन वगैरह की पूर्तियों के लिए जाते हैं या पानी के अंदर बहुत लंबे समय बिताते हैं। तो आप देखना जो उड़ने वाले पक्षी है ना, उड़ने वाले पक्षियों को आप देखोगे बच्चे, तो उनके पैर जो है ना, उनके पैर अगर तुम देखोगे, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि उसके अंदर अलग अलग मिलेंगी उंगलियां टाइप की, जो स्ट्रक्चर है ना अलग अलग मिलेगी।
लेकिन लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स ये ऐसे हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स ये बच्चे ऐसे हैं कि जो पानी में रहते हैं, तो अब देखना उनके अंदर, उनके जो पैर हैं ना, उनके अंदर ये वेब्ड हो गए। वेब्ड का मतलब है उनके बीच में एक कनेक्शन के लिए ये इस प्रकार से स्किन आपको मिलेगी, इस प्रकार से उनके फिंगर्स के बीच में कनेक्टेड स्किन मिलेगी। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ पे स्किन यहाँ तक है, तो उनके अंदर ये स्किन जो ये है ये यहाँ तक मिलेगी। इससे क्या फ़ायदा? इससे उनको तैरने में सहायता मिलती है। तो इसने कहा भी देखो, पानी में रहने वाले जो आपके पक्षी हैं ना, उन्होंने अपने बहुत ज़्यादा पैरों का यूज़ किया तैरने के लिए, तो समय के साथ साथ उनके पैरों के अंदर ऐसे परिवर्तन आ गए जो उनको पानी में तैरने में आसानी बनाए। ठीक है अंकिता, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। तो बोला ये यूज़ और डिसयूज से भी क्या होता है, परिवर्तन आते हैं। और फिर बोला फाइनली क्या होता है, फाइनली फिर आपके इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, कि भाई अब जो किसी भी ऑर्गेनिज्म ने अपने जीवन काल में इन 3 शक्तियों के कारण जो भी परिवर्तन किए, अपने आप को अडेप्ट करवाया, अपने आप को अनुकूल करवाया, तो अब क्या होगा, लाइफ टाइम में जितने भी हमने परिवर्तन किए वो हमारी ऑफस्प्रिंग के अंदर इनहेरिट हो जाते हैं, हमारी अगली जनरेशन के अंदर वो गॉड गिफ्ट चले जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो यही आपका लेमार्किज्म का सेंट्रल प्रिंसिपल है। बता दो मेरे भाई, समझ में आया कि को नहीं आया भाई थारे? बता दो एक बार, समझ में आया कि नहीं भाई? अगर समझ में आ गया है तो फिर भाई हम लोग बढ़ेंगे आगे। एग्जाम्पल देखें कुछ क्लासिकल एग्जाम्पल जो लेमार्क ने कहा, उस लेमार्क वाले कंसेप्ट के कुछ क्लासिकल एग्जाम्पल्स को देखा जाए। चलो देखते हैं। जैसे लेमार्क के अनुसार जो हमारा एंशियंट जिराफ था उसकी नेक छोटी होती थी, लेकिन फूड पाने के लिए वो लगातार ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाने हेतु हमारे उसकी नेक को स्ट्रेच करते रहे, और कॉन्टिन्यूस यूज के कारण उसकी नेक जो है ना वो लंबी हो गई। ये बच्चे आपका एक्वायर्ड लॉन्ग नेक ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती रही, और कई जनरेशन्स बाद मॉडर्न लंबी नेक वाले जिराफ इवॉल्व हो गए। बोला भाई जिराफ जो है ना, ठीक है, यस अंकिता सर, चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट कब होगा? पहले तो सिलेबस होगा, सिलेबस करो, और एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए मैंने एक वीडियो आपको डाल रखी है कि तैयारी कैसे करें। आपकी जब जैसे ही बैच में आप आते हो उसको देखो, उसको देख करके समझो कि कैसे करना है। टेस्ट तो तब दिया जाता है जब तुम बहुत अच्छा प्रिपेयर कर चुके हो, तुम बहुत सारे एमसीक्यू लगा चुके हो, तुम कंसेप्ट सारे कर चुके होते हो। बुक आप सभी के लिए लॉन्च कर रखी है, बुक खरीदो, यूनिट वाइज क्वेश्चंस लगाते चलो, और बाकी सबसे बेहतर ये है कि जो मैंने आपको चीज़ें यहाँ पर जो आपके बैच के अंदर ही जो वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो जो आपकी परिचय वाली वीडियो डली है 2-3, उनको देख के पहले तैयारी का सही परफॉर्मा करो। तुम्हारा मन क्या कह रहा है उसको छोड़ दो, सही तरीका क्या उसको समझो, तरीका बताया गया है उसमें। और टेस्ट के तो बहुत समय है, टेस्ट के टाइम पे टेस्ट भी होंगे, लेकिन टेस्ट से पहले मैं कराऊंगा बहुत सारे एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस पर। फिलहाल मैं हमेशा कहता हूँ कंसेप्ट के बीच में आप एमसीक्यू टेस्ट इनकी टेंशन मत लो। हाँ, मॉक टेस्ट आपके बैच के अंदर कुछ तो आ चुके हैं, कुछ आपके बैच में और आएंगे, बट बेनिफिट क्या अभी लगाने का? अभी कोई बेनिफिट नहीं है। एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, बुक से बुक अपने घर पे मंगवाओ, और घर पे ही अपने बुक से एमसीक्यू लगाने आप सभी बच्चों को ध्यान रखो, यही तुम्हारा सबसे पहला काम है। शुभ भारती आ गया सर, शुभ जिराफ की गर्दन, बिल्कुल भाई। प्राची वेरी गुड मॉर्निंग भाई। चलिए, सो ये बात क्लियर हो गया आप सभी को, जिराफ की लंबी गर्दन। ये इसने कहा कि जैसे जिराफ भी है ना, एंशियंट पुराने टाइम पे जिराफ जो थी उसकी गर्दन लंबी नहीं थी, जिराफ की गर्दन छोटी होती थी बाकी जीवों की तरह से, लेकिन उसने हम शुरू से ही क्या किया, ऊंचे ऊंचे पेड़ों की टहनियों को खाने के लिए अपनी गर्दन को स्ट्रेच करना शुरू किया कि और ऊंची टहनी और ऊंची टहनी। उसने अपने जीवन में जो परिवर्तन किए वो अगली जनरेशन में चले गए, उसके बाद फिर अगली जनरेशन में चले गए। बोले ऐसे करते करते ऐसे करते करते और जनरेशन टू जनरेशन आगे ये गर्दन लंबी वाली चीज़ें चलती गई, और एक टाइम ऐसा आया जब जिराफ की जो गर्दन है वो आपका बहुत लंबी हो गई।
ऐसे ही बच्चे अदर एग्जाम्पल्स प्रपोज्ड बाय लेमार्क, जैसे स्नेक्स के अंदर जो उसके लिम्ब्स हैं, है ना, कह सकते हो सर उसके पैर जो हैं वो हैं ही नहीं, हाथ पैर। क्यों नहीं है? यूज नहीं किया होगा तो समय के साथ साथ सर चले गए। क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऐसा कहते हैं कि भाई जो रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स का निर्माण कहाँ से हुआ है? हम यही तो कहते हैं सर सबसे पहले फिश आई, फिश से एम्फीबियन, एम्फीबियन से रेप्टाइल्स बने हैं, रेप्टाइल से तो हुआ है सर। तो सॉरी, फिश से तो हुआ, फिश से एम्फीबियन, एम्फीबियन से रेप्टाइल्स, तो एम्फीबियन से हुआ है तो उनके तो पैर होते थे, इसके पैर नहीं है। तो यूज के आधार पे परिवर्तन हो गए इसके अंदर। या जो गुफाओं में रहने वाले एनिमल्स की आंखों का जो डीजनरेट होना, या ब्लैक स्मिथ जो आपका लोहार है उसकी आर्म्स की मसल स्ट्रॉन्ग, लोहार में देखना उनके आर्म्स की मसल स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, तो यही होता है कि जनरेशन से जनरेशन जो काम कर रहा है जो व्यक्ति, आप लोग 2-4 हथौड़े मार के देखो, 2-4 हथौड़े मारना, आपको लगेगा बस सर बहुत हो गया सर। और वही लोहार देखो सारा दिन दे दनादन हथौड़े पे हथौड़ा लगा रहेगा। जेनेटिकली होता है, जेनेटिकली डिफरेंस होता है भाई। किसी समय पे जो वर्ण व्यवस्था, जो जातिगत व्यवस्था किसी समय पे शुरू करी गई थी, जातिगत व्यवस्था, देखो सही और गलत के विषय में नहीं बोल रहा, सबके अपने अपने विचार हैं, मुझे उस पॉलिटिक्स से कुछ करना भी नहीं है मेरा। लेकिन जातिगत व्यवस्था शुरुआत के पीछे का कारण क्या था, जो पॉजिटिव फैक्टर क्या था? समय के साथ देखो निगेटिव भी हो गए, लेकिन जिस समय शुरू हुई उस समय पॉजिटिव फैक्टर क्या था? पॉजिटिव फैक्टर यही था कि जो व्यक्ति एक काम करता था ना, उसकी अगली जनरेशन भी वही काम करती थी, उससे अगली भी वही। तो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके अंदर क्या हो रहा था कि एक जनरेशन में जो माता पिता ने जो नया आर्ट सीखा, लोहार था, आर्ट ही तो है, ये चीज़ें बनाते हैं लोहे से चीज़ें, जनरेशन टू जनरेशन वो आर्ट बढ़ रही थी क्योंकि जेनेटिकली अगली पीढ़ी में जा रही थी। उसकी उसने जो अपनी जनरेशन में कुछ नया डेवलप किया वो जेनेटिकली अगली जनरेशन में गया। ऐसे ही फिर जो दूसरी कैटेगरी काम करने वाले लोग, उनका भी हर किसी का अपना अपना जीन जेनेटिकली क्या था, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जा रहा था, उसमें विकास हो रहा था। अब एक ऐसा कुंभकार जिसकी 7वीं पीढ़ी, 7 पीढ़ियां लगातार वही मटके बनाने का काम कर रही है, और एक लोहार बोले कि नहीं मुझे तो मटके बनाने अच्छे लगते हैं, मैं बनाऊंगा। तो वो 7वीं पीढ़ी जिसकी 7 पीढ़ियां लगी हुई है ना, उसके अंदर जो आर्ट होगी ना जेनेटिकली, वो उसके अंदर नहीं मिलेगी। तो इससे क्या होगा, उस आर्ट का विकास कम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो यही चीजें थी कि वो फिर वर्ण व्यवस्था से उसने जाति व्यवस्था का नाम ले लिया। मतलब वो जो काम था, काम वाली व्यवस्था ने फिर वर्ण व्यवस्था ने जाति व्यवस्था बना ली थी। एग्जैक्ट रीजन था काम ही उसके पीछे। जातिगत व्यवस्था फिर वो पता नहीं कब से टैग बन गया, एक्चुअल वो टैग नहीं था, वो सिर्फ काम था। आज भी काम ही है वो, बट सबका अपना अपना एक व्यू है, कौन उसको किस तरीके से मानता है। अब जो लेमार्किज्म हमने पढ़ाना बच्चे, इसका क्रिटिसिज्म देख लो। क्रिटिसिज्म क्या है? आलोचनात्मक शब्द क्या? भाई लेमार्क ने इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने का पहला मेजर अटेम्प्ट था, लेकिन बाद में जेनेटिक्स और एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी ने इसकी लिमिटेशंस देखा। यानी बाद में कुछ जेनेटिकल जो थ्योरियां आई ना, उसने इस कंसेप्ट की कमियां भी बताई। क्या बताई? जैसे कि आपका विस्मन्स जर्म प्लाज्म थ्योरी थी बच्चे, तो विस्मन ने क्या किया, इसने जर्म प्लाज्म थ्योरी दी। मतलब इन्होंने बताया कि जो सोमैटिक चेंज है ना, वो जर्म सेल को अफेक्ट नहीं करते। जर्म सेल मतलब हमारी रिप्रोडक्टिव सेल, मतलब हमारी आज मेरे द्वारा मेरे बच्चों को जो मेरी सेल दी जाती है, तो सामान्यतः रिप्रोडक्टिव सेल होती है और वो मेरी जर्म सेल से बनती है। मेरी जर्म सेल में जो परिवर्तन आएंगे ना, वही मेरे बच्चों के अंदर नई कुछ गुण बनेंगे, नए परिवर्तन मेरे बच्चों मिलेंगे। इसने कहा भाई सुनो, अगर जिराफ ने अपनी बॉडी में चेंज किया तो उसकी जर्म सेल में तो चेंज हुआ ही नहीं, और उसकी जो जर्म सेल है, वो जर्म सेल अगली पीढ़ी में गई है, तो अगली पीढ़ी में वो गर्दन लंबी होने का लॉजिक क्या है? जर्म सेल के बिना तो होगा ही नहीं। मतलब एक होता है हमारी सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल मतलब हमारी पूरी बॉडी के अंदर बस हमारी स्पर्म यानी जर्म सेल को छोड़ दो, बस बाकी सारी सेल सोमैटिक सेल बन गई। बोला सोमैटिक सेल मेरी गर्दन लंबी हो रही है, मेरा कुछ भी हो रहा है, ये सारी चीजों में कुछ भी परिवर्तन आ रहा है, तो जर्म सेल तो चेंज हो ही नहीं रही, और अगली पीढ़ी में जर्म सेल जाती है। तो बोला भाई इसका तो कोई लॉजिक नहीं समझ में आया, है ना। बोला कि हमारी बॉडी में कोई सोमैटिक चेंज आते हैं, जर्म सेल तो प्रभावित नहीं होती, इसलिए जो हमने गुण प्राप्त किए हैं इस पीढ़ी में,
वो अगली पीढ़ी में नहीं जा सकते। इसको इन्होंने एक्सपेरिमेंट से ही बताया। कैसे? इन्होंने कई जनरेशन तक चूहों की कुछ पूंछ काट दी और फिर भी जो उनके बच्चे हुए ना, उनकी पूंछ हुई। इससे सिद्ध हो गया कि भाई जो करैक्टर एक्वायर किए गए थे वो अगली पीढ़ी में नहीं जाते। मतलब इसने चूहों की पूंछ काट दी, पूंछ काट के बोला अब देखना अगली पीढ़ी भी इसकी बिना पूंछ की होगी क्या। पूंछ कटे हुए चूहे जो है उसने प्रजनन किया, तो अगला जो चूहा पैदा हुआ पूंछ वाला था। बोला नहीं जाते भाई, देखो मैंने कहा। बोला तुम्हारी बात गलत है ये। तो ये क्रिटिसिज्म था इसका, ध्यान रखना। मॉडर्न व्यू क्या कहता है, क्या इस आलोचना को सही मानता है या लेमार्क की बात को? तो लेमार्क पूरी तरह से करेक्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन एनवायरनमेंट के साथ में अडेप्टेशन में रोल निभाता है। कुछ मॉडर्न स्टडी में लिमिटेड एनवायरमेंटल इनहेरिटेंस सजेस्ट करती है, लेकिन क्लासिकल लेमार्किज्म एक्सेप्ट नहीं है। मतलब 100% जैसा उन्होंने क्लासिकल कहा वो सारी बातें एक्सेप्ट नहीं है, लेकिन कुछ हद तक एक्सेप्ट है। इंपॉर्टेंस क्या, फिर से लेमार्क क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इन्होंने इवोल्यूशन की थिंकिंग की शुरुआत करी, स्पीसीज के चेंज होने का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, एनवायरनमेंट और उसके अनुकूल बनने के लिए जो रिलेशन है ना उसको हाईलाइट किया। बाकी एग्जैक्टली सही क्या है वो फिर अगले कंसेप्ट हमारे जो आएंगे डार्विन से, वहां से हम लोग शुरू करेंगे बच्चे। ठीक है भाई, तो ये थी हमारी चीजें आज की जो आपको पढ़नी थी इवोल्यूशन के विषय में। और हमने आज लेमार्क को पढ़ा, उसकी कमियां पढ़ी, उसकी अच्छाइयां पढ़ी। और बेटर समझ में आएगा लेमार्क आपको जब आप लोग डार्विन को पढ़ोगे, फिर आप नव डार्विन को पढ़ोगे, फिर आप एनवायरमेंटल आधार पे जो नए कंसेप्ट हैं उनको पढ़ोगे। तो ये सारे पढ़ते पढ़ते आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन के अंदर। जय हिंद भाई।